बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आज का टॉपिक है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम ये देखते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से पास हो रही हैं, तो उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक है, तो इस सरफेस में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट हो रही हैं। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पेनिट्रेट होगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अगर हमारे पास 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक हो गया। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई का मतलब क्या आ जाएगा? ई का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फील्ड लाइन से। और ये ए का मतलब क्या होगा? ए होगा वेक्टर एरिया। जो सिंपल एरिया होता है ना हमारे पास, सिंपल एरिया जैसे हम कह दें कि एरिया ऑफ स्फीयर, तो वो जो सिंपल एरिया होता है वो हमारे पास स्केलर होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम वेक्टर है, यहाँ पर जो एरिया है वो हमारे पास वेक्टर एरिया है। अब किसी भी सरफेस का वेक्टर एरिया कैसे निकालते हैं? सवाल ये पैदा होता है ना, कोई भी सरफेस है उसका वेक्टर एरिया कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर एरिया किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक सरफेस है। ठीक हो गया। ये क्या है? ये हमारे पास एक सरफेस है। इस सरफेस के वेक्टर एरिया का हमें निकालना है, तो इसके परपेंडिकुलर, यानी ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका वेक्टर एरिया आ जाएगा। यानी ये सरफेस है हमारे पास और इस सरफेस का ये वेक्टर एरिया है। ठीक हो गया। तो फॉर्मूला समझ आया क्या कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बराबर? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग थ्रू अ सरफेस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट है। ठीक हो गया। अब अगर इस फॉर्मूले को हम ओपन कर दें तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है ना कॉस थीटा के। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ई ए और कॉस थीटा। अब ये थीटा क्या चीज़ है? थीटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल यहाँ पर थीटा के बराबर है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास थी सरफेस। ठीक हो गया, और ये सरफेस में था हमारे पास वेक्टर एरिया था। ये सरफेस के परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास? सरफेस के परपेंडिकुलर था हमारे पास वेक्टर एरिया। ठीक हो गया। अब जब पिंक लाइन है ना, पिंक लाइन पीछे से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इस सरफेस को पेनिट्रेट किया और यहाँ पर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ग्रीन से जो शो कर रहा हूँ वो है हमारे पास वेक्टर एरिया, और जब पिंक से शो कर रहा हूँ ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि इस सरफेस की उस तरफ से ये वेक्टर एरिया है। ठीक हो गया। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरी और इस सरफेस को पेनिट्रेट करके यहाँ पर आ गई। तो ये वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर cos थीटा के बराबर होगा। ठीक है, डेफिनेशन पता चल गई और फॉर्मूला पता चल गया। तो अब हम चलते हैं मैक्सिमम फ्लक्स की तरफ और मिनिमम फ्लक्स की तरफ, क्योंकि कोई भी वैल्यू होती है ना एक क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। जब ई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसकी एक वैल्यू आएगी। अब हमने यहाँ पर ये देखना है कि हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मिल रहा है और मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मिल रहा है। इसका फ़ायदा ये कि अगर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल रहा है तो इसका मतलब ये कि हमारी सरफेस से मैक्सिमम फील्ड लाइन्स गुजर रही हैं। अगर मिनिमम फ्लक्स मिला तो हम इसका मतलब ये कि हमारी जो सरफेस है उससे बहुत ही कम फील्ड लाइन्स गुजर रही हैं। ठीक हो गया। ज़्यादातर फील्ड लाइन उससे गुजर ही नहीं पा रही क्योंकि वो सरफेस अलाउ ही नहीं कर रही। ठीक हो गया। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर डिपेंड कर रहा है और वेक्टर एरिया पर डिपेंड कर रहा है और एंगल बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे मैक्सिमम फ्लक्स को, मिनिमम फ्लक्स को और नेगेटिव फ्लक्स को। इन जब मैक्सिमम फ्लक्स, मिनिमम फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों की वैल्यू एक रखेंगे, लेकिन एंगल को चेंज करते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चेंज होता रहेगा। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखना हो ना, तो ये जो साइन है इसको हम कहते हैं फाई। ठीक हो गया। इस इलेक्ट्रिक साइन को क्या कहते हैं? फाई। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखने के लिए यहाँ पर ई लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक और चीज़ हमारे पास होती है मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें हम यहाँ पर बी लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखने के लिए आपको फ्लक्स के साथ ई लिखना जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने मैक्सिमम फ्लक्स की तरफ। ठीक हो गया। मैक्सिमम फ्लक्स कि हमें मैक्सिमम फ्लक्स कब मिलेगा? हमें मैक्सिमम फ्लक्स तब मिलेगा जब हमारा वेक्टर एरिया जो है वो पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। वो किसके पैरेलल होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। तो हमें वेक्टर एरिया जो है वो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा। ठीक हो गया। जब दोनों पैरेलल होंगे तो फ्लक्स की क्या वैल्यू आएगी? ई ए। जब भी दो चीज़ें पैरेलल होती है तो उनके दरमियान क्या एंगल आता है? जैसे ये और ये दोनों पैरेलल है, तो इनके दोनों के दरमियान क्या एंगल आएगा? 0 cos 0। जब हम cos 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी ई ए। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? मैक्सिमम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सरफेस है और वेक्टर एरिया क्या है? वेक्टर एरिया इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। ये इसका वेक्टर एरिया है। ठीक हो गया। ये इसका वेक्टर एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पेनिट्रेट कर दिया है। ठीक हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पीछे से आई और यहाँ से पेनिट्रेट कर गई, तो इन दोनों के एंगल दरमियान एंगल क्या आएगा? इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री का है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी तो हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है। तो क्या आ गया? हमारे पास मैक्सिमम फ्लक्स आ गया। अब बात करते हैं मिनिमम फ्लक्स की कि हमारे पास मिनिमम फ्लक्स कब आएगा। मिनिमम फ्लक्स क्या होगा? मिनिमम फ्लक्स हमारे पास 0 के बराबर होगा। तो अब हम उसी मिनिमम फ्लक्स को लेकर चलेंगे कि अगर हमने जो है वो मिनिमम फ्लक्स की वैल्यू निकालनी हो तो वो हमें कैसे पता चलती है। मिनिमम फ्लक्स में क्या होता है कि जो वेक्टर एरिया होता है हमारा, मिनिमम फ्लक्स की बात करो, मिनिमम फ्लक्स में वेक्टर एरिया जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। किसके परपेंडिकुलर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स में ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार। बच्चे क्या समझते हैं कि बच्चे ना ये समझते हैं कि ये हमारे पास सरफेस है और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है तो बच्चे ये कहते हैं कि अब बच्चे से अगर पूछा जाए कि आप बताएं कि वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान कितना एंगल है, तो वो कहते हैं ना कि देखो यहाँ से अगर गुजर रहे ना, तो वो कहते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही ना ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। इस सरफेस के ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, जाहिर सी बात है, ये देखो ये हमारे पास अगर सरफेस है कोई, ठीक हो गया, ये इस तरह की एक सरफेस है। ठीक हो गया। इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है, यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है। तो बच्चे ये कहते हैं कि यहाँ पर एंगल जो होगा ना वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि देखो ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के दरमियान एंगल किस पर है? 90 डिग्री का। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि हम सरफेस को नहीं देखते, हम सरफेस के वेक्टर एरिया को देखते हैं। और वो वेक्टर एरिया क्या होता है? वेक्टर एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यानी ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड गुजार रही ना, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है, तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा ना, वेक्टर एरिया हमेशा याद रखो कि वेक्टर एरिया सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे। तो सरफेस ये सरफेस है, सरफेस का परपेंडिकुलर ये बन रहा है, तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान का एंगल देखा जाएगा, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान का एंगल नहीं देखा जाएगा। तो वेक्टर मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब आता है? जब हमारी जो वेक्टर एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए। अब ये कैसे होगा? इसके लिए हम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सरफेस है। ठीक हो गया। ये हमारे पास सरफेस है, ये हमारे पास यूँ सरफेस है। ठीक हो गया। ये हमारे पास सरफेस पड़ी हुई है। अब इस सरफेस का वेक्टर एरिया क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा? हमारे पास वेक्टर एरिया आ गया। ठीक हो गया। ये इसका वेक्टर एरिया आ गया। ठीक है। और ये सरफेस है हमारे पास, थोड़ी सरफेस है ना यहाँ से। ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पेनिट्रेट करके इधर चली गई। ठीक हो गया। ये इसका वेक्टर एरिया था ऊपर की तरफ और ये इसका वो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी। सरफेस को नहीं देखो, सरफेस जब भी हो ना सरफेस के डायरेक्ट परपेंडिकुलर ले जाओ तो वेक्टर एरिया आ जाएगा। तो ये इसका वेक्टर एरिया है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो यहाँ से सरफेस की यहाँ से पेनिट्रेट करके इधर चली गई। तो देखो ये वेक्टर एरिया
और फील्ड लाइन्स के दरमियान एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल पर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कितनी वैल्यू मिलती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EA cos 90। तो cos 90 का पता है मेरे पास किसके बराबर होता है, cos 90, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाहिए था। तो cos 90 हमारे पास 0 के बराबर होता है, तो EA मल्टीप्लाई बाय 0, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी ये हमारे पास मिनिमम फ्लक्स आ जाएगा। कौन सा फ्लक्स आ जाएगा, ये हमारे पास मिनिमम फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर अगर ये कंडीशन हो कि ना एंगल 0 का है ना एंगल 90 डिग्री का, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एंगल जो है वो 35 डिग्री का, तो हम क्या पुट करेंगे, EA cos 35, और इस तरह हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हमने पहले पढ़ लिया मैक्सिमम फ्लक्स, उसके बाद हमने पढ़ लिया मिनिमम फ्लक्स, और उसके बाद हमने पढ़ लिया कि फ्लक्स एट एनी एंगल, और उसके बाद तीसरी कंडीशन में क्या आता है कि हमें नेगेटिव फ्लक्स मिल रहा होता है। अब नेगेटिव फ्लक्स कब मिलेगा, तीसरी कंडीशन में क्या है हमारे पास, नेगेटिव फ्लक्स है। ठीक हो गया। अब नेगेटिव फ्लक्स में जो एंगल होगा ना, एंगल वो 180 डिग्री का होगा। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स में दोनों के दरमियान एंगल जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। जब 180 डिग्री cos 180 हमें पता है -1 के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा नेगेटिव ऑफ EA। अब ये कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सरफेस है, सरफेस का वेक्टर एरिया क्या होगा, जल्दी से बताओ। सरफेस है, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये इसका वेक्टर एरिया है। ठीक हो गया, ये इसका वेक्टर एरिया है, और यहाँ से यूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पेनिट्रेट करके यहाँ चलेगी। ठीक हो गया, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से पेनिट्रेट करके यहाँ से पेनिट्रेट करके उधर चलेगी, तो दोनों एक दूसरे के एंटी अपोजिट, एंटी पैरेलल हो गए। ठीक हो गया। वेक्टर एरिया की डायरेक्शन उस तरफ है, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन इस तरफ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इनकी डायरेक्शन वेक्टर एरिया इस तरफ है। ठीक हो, ये वेक्टर एरिया इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो इधर है, इनकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या आ गया, 180 डिग्री का। तो जब 180 डिग्री का एंगल होगा तो उसमें हमारे पास फ्लक्स जो है वो नेगेटिव फ्लक्स आएगा। ठीक हो गया। तो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा इंशाल्लाह ताला। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी तरफ कि हमने अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक सरफेस के लिए। फॉर एग्जांपल अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे एक स्फीयर में कि हमारे पास एक स्फीयर होगा। फॉर एग्जांपल अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हम निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस यानी अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हम एक स्फीयर कंसिडर करेंगे। उस स्फीयर के सेंटर में एक चार्ज होगा, और वो जो चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो स्फीयर से पेनिट्रेट करके जा रही होंगी। ठीक हो गया। स्फीयर की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पेनिट्रेट करके जा रही होंगी, और फिर जब भी हमें पता है कि जब किसी सरफेस से फील्ड लाइन पेनिट्रेट करते हैं तो वहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे थ्रू अ सरफेस, और उस सरफेस में क्या होगा, हमारे पास एक चार्ज प्रेजेंट होगा, इंक्लूजिंग अ चार्ज। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और उसमें हमारे पास एक स्फीयर होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ना स्फीयर है। अब आप बोलेंगे स्फीयर नहीं है, ये तो सर्कल है। तो बेसिकली ये हम 3 डायमेंशन इसको बना नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास टेबल है, क्योंकि हमारे पास पेज है, क्योंकि पेज पर हम 3 डायमेंशन नहीं बना सकते। तो हम सर्कल लेते हैं और सर्कल को हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक हो गया। और अब क्या चीज़ है कि उस स्फीयर के सेंटर में हमारे पास एक चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। देखो एक सरफेस है, उस सरफेस में एक चार्ज इनक्लोज हुआ है। अब इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे डिनोट करेंगे, फील्ड लाइन से। और जैसे कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। ठीक हो गया। तो इसकी फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसकी फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड होंगी। ये इसकी फील्ड लाइंस है। मैंने थोड़ी सी फील्ड लाइन बना दी है, हालांकि फील्ड लाइन जो है ना इस पूरे के पूरे चार्ज को घेरे हुए होगी। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल इसकी मैं कैसे एग्जांपल दूं कि एक इधर कीड़ा मरा हुआ है और उसके इर्द गिर्द चूंटी ने उसके ऊपर घेरा मारा हुआ है। तो इसी तरह फील्ड लाइन्स होती है कि एक चार्ज के पूरे इर्द गिर्द जो होते हैं उसकी फील्ड लाइन निकल रही होती है। और ये बात याद रखो कि ये फील्ड लाइन जो हैंगी ये यूनिफॉर्म होंगी। अब यूनिफॉर्म का क्या मतलब, यानी जो तमाम फील्ड लाइन है ना, जो तमाम की तमाम फील्ड लाइन्स हैं, इनमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक ही आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने पीछे पढ़ा था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किसके बराबर थी, K Q
आर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के क्यू आर स्क्वायर के बराबर थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। अब ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कोई यहाँ पर टेस्ट चार्ज पड़ा होगा, तो उस टेस्ट चार्ज पर जितनी फोर्स लगेगी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक हो गया। अब क्योंकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर पॉइंट चार्ज की निकाल रहे हैं, तो जब ये पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं के क्यू आर स्क्वायर। ठीक हो गया। और जब भी हमारे पास कोई टेस्ट चार्ज पड़ा हो तो उस टेस्ट चार्ज पे बताना हो कि कितनी फोर्स लग रही है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर एग्जांपल ये लाइन है, इस लाइन के इस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली इस फॉर्मूले की वजह से। तो इस लाइन के इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी सेम होगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फीयर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्फीयर की, वो यूनिफॉर्म है मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन। यानी हर एक पॉइंट पर देखिए ना, हर पॉइंट पर एक ही मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन भी जो है उस पॉइंट पर एक ही होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि देखो कि ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक हो गया। हमने जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कोस थीटा, तो ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। ठीक हो गया। लेकिन इस कंडीशन में चूँकि स्फीयर है और स्फीयर के लिए भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो एक ही फॉर्मूला होता है ना, ई ए। तो यहाँ पर एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है और एरिया हमें स्मॉल करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम गोश्त वगैरह लाते हैं तो उस गोश्त काफ़ी बड़ा होता है, उस गोश्त को अगर हम चाहते हैं कि पकने में आसानी हो तो उस गोश्त को जो है हम कीमा बना देते हैं। तो इसी तरह एरिया बहुत बड़ा है, तो इस बहुत बड़े एरिया को हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देंगे। जब छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करेंगे तो एरिया की वैल्यू छोटी आ जाएगी। जब एरिया की वैल्यू छोटी आ जाएगी तब हमारा ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है क्या। तो ये रीज़न है कि इस बड़े से स्फीयर को हम छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक हमने इसको एक एरिया में डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ तक दूसरे एरिया में, यहाँ से यहाँ तक तीसरे एरिया में, फिर यहाँ से यहाँ तक चौथे एरिया में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। बेसिकली ना ये पूरी जो खाली जगह ना, जो खाली जगह यहाँ पर भी फील्ड लाइन होगी और इस खाली जगहों को भी हमने जो है वो छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड किया। लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए ना कुछ 4-5 फील्ड लाइन्स को कंसीडर कर लिया और फिर 4-5 ही उसको एरिया में डिवाइड कर देंगे कि पूरा स्फीयर जो है पूरे स्फीयर को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करेंगे। ये इसको फॉर एग्जांपल ये पूरा जो हमारा स्फीयर है ना वो छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड हो गया। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बड़ी सी लाइन है, उस बड़ी सी लाइन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस तरह जब बड़ा सा स्फीयर है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि हमारा ये फॉर्मूला जो है वो, ये वाला फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल हो सके। ठीक हो गया। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी डेरिवेशन में थोड़ी सी मैं कंसीडरेशन लिखवा देता हूँ। डेरिवेशन में थोड़ी कंसीडरेशन लिखा देता हूँ कि आपने कंसीडर करें एक स्फीयर। ठीक हो गया। एक स्फीयर को कंसीडर कर लिया। स्फीयर तो नहीं है, सर्कल है, कि असल में सर्कल नहीं है, ये असल में स्फीयर है। ठीक होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्फीयर बन नहीं सकता ना पेज के ऊपर, तो इसलिए इसको सर्कल बना दिया। तो कंसीडर अ स्फीयर। उस स्फीयर में क्या है कि हमने एक चार्ज को इंक्लोज किया हुआ है, इन विच वी इंक्लोज अ चार्ज। ठीक हो गया। और चार्ज में उसको इंक्लोज किया हुआ है और उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो पूरा इसका एरिया ना, डिवाइड द एरिया, उस पूरे एरिया को हमने स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड किया हुआ। डिवाइड द एरिया इनटू स्मॉल सेगमेंट्स। स्मॉल सेगमेंट्स में क्या डिवाइड किया है, क्यों डिवाइड किया? इसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए वाला ऊपर हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई ए कोस थीटा, तो इसमें ए की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होनी चाहिए क्योंकि हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो इस वजह से हमने एक एरिया को जो है वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। ठीक हो गया। अब हम हर एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें क्योंकि देखो ये पूरा स्फीयर है, इस पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें। तो इस पूरे स्फीयर को छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर दिया। अब हर एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1000 एरियाज़ में डिवाइड कर दिए, तो 1000 एरियाज़ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और इन सब को ऐड करेंगे तो पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। तो इसीलिए हम सबसे पहले एरिया 1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे, हम एरिया 1 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ठीक हो गया। तो एरिया 1 के लिए जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला जाए, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं 1 के लिए। ठीक हो गया। ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और 1 मतलब एरिया 1 के लिए निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू आएगी कि ई
और डेल्टा A1। आप बोलेंगे ई के साथ 1 क्यों नहीं लिखा? ई के साथ 1 क्यों इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी ना थ्रू आउट, जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इन सबकी मैग्नीट्यूड एक ही होगी। ठीक होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसके इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करें और इसकी भी सेम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता करें तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक हो गया। तो इसलिए एरिया 1 के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लिखेंगे ना तो वो ई लिखेंगे, क्योंकि थ्रू आउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जो है वो सेम है हर पॉइंट पर। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना वो अगर इस लाइन पर इस जगह पर देखी जाए तो वो सेम आएगी। ठीक हो गया। अगर यहाँ पर देखी जाए और फिर उसी दूसरी लाइन की भी सेम पॉइंट पर देखी जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि एरिया 1 के साथ ये डेल्टा क्यों लगा है? अब डेल्टा निकालने की वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये बड़ी सी लाइन थी। ठीक है। अब आपने उसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ पर भी यही किया ना कि बड़ा सा स्क्वायर था तो बड़ी सी लाइन थी, छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू निकालनी है। ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे? आप इस वाली को अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना होगा ना तो जो यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस होगा ना उसको आप माइनस करवा देंगे। किसके साथ? उसको आप माइनस करवा देंगे इसके साथ। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ऐसे नहीं लेकर चलते। फॉर एग्जांपल आप इस पॉइंट से चले और आप इस पॉइंट पर पहुँच गए। ठीक हो गया। और आपने डिस्टेंस निकालना है कि मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप क्या करते हैं, जो टोटल जो यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस होता है ना उसको यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस से माइनस करवा देते हैं। ठीक है क्या? तो तभी आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाता है कि आपने कितना ट्रैवल कर लिया है। तो यही कंडीशन यहाँ पर है कि हमने उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जगह थी उसको हमने इस छोटे कंपार्टमेंट में तोड़ दिया है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाली, फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाली, फिर दोनों को डिवाइड किया, यानी जो चेंज था वो हमने चेंज निकाला। तो उस चेंज से हमें यहाँ से यहाँ तक वाली वैल्यू को पता चल गया। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि यहाँ पर भी जो है वो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गए हैं तो उसके लिए भी हमने सेम यही मेथड इस्तेमाल किया है। तो उसके बाद हमने एरिया 1 की वैल्यू कैलकुलेट की। तो इसलिए यहाँ पर हमने डेल्टा E1 लगाया। तो अब एरिया 2 के लिए अगर निकालना चाहें तो एरिया 2 के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू आएगी? E और डेल्टा A2। ठीक हो गया। अगर A3 के लिए निकालना चाहें तो फ्लक्स E3 E डेल्टा वाला कॉन्सेप्ट तो इतना समझ आ गया ना कि डेल्टा क्यों लगाया। डेल्टा इसलिए लगाया क्योंकि हमने जो है पूरे तमाम एरियाज़ को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड किया और अगर एक एरिया की वैल्यू निकालनी होगी तो जो इनिशियल एरिया है उसको फाइनल एरिया के साथ सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। यानी अगर A2 की वैल्यू निकालनी है ना तो जो टोटल एरिया ना उसको जो A2 का अगर वैल्यू निकालनी है तो इनिशियल पॉइंट पर जो एरिया है और फाइनल पॉइंट पर जो एरिया है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे तो हमारे पास एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब तो हमारे पास 1000 ऑफ एरियाज़ हैं। ठीक हो गया। तो हम 1000 ऑफ एरियाज़ को लिख तो नहीं सकते ना, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम n का डिजिट इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। फॉर डेल्टा AN। ठीक हो गया। एरिया n, अगर एरिया n हम 1000 लिख देंगे ना तो इसका मतलब ये होगा कि हम जो है वो 0 से लेकर 1000 तक चले गए। ठीक हो गया। अब हमने एरिया 1000 ले लिया। एरिया 1 था, एरिया 2 था, एरिया 3 था, यानी एरिया जो हमने 1 से इस्तेमाल किया था ना, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, तो इसी तरह हम एरिया n तक पहुंच गए, यानी एरिया 1000 तक पहुंच गए। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा? E डेल्टा AN। ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये हमारी आसानी के लिए। अब हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हमने हर कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। तो अब हम और तमाम कंपोनेंट के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3। ठीक है।
तो ये यूँ चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स नंबर n आ जाएगा। और n हमारे पास किसके बराबर है 1000, कि हमने इसको 1000 कंपोनेंट्स में तोड़ा हुआ है। अब 1000 जरूरी नहीं, आप जितने मर्जी कंपोनेंट में तोड़ देंगे, तो स्फीयर पर डिपेंड करता है ना कि कितना बड़ा स्फीयर है, तो उसको उस लिहाज से हमने कंपोनेंट्स में जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, तो जब हमारे पास एरिया 1 था उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या वैल्यू आई थी, उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई थी ई डेल्टा A1। 2 वाले के लिए क्या आई थी ई डेल्टा A2। 3 वाले के लिए क्या आई थी ई डेल्टा A3, सो ऑन करते रहे। और n वाले के लिए क्या आई थी ई डेल्टा AN। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हम फैला चुके हैं, हम इसको थोड़ा ना हम थोड़ा इसको हम एक सिंपल फॉर्म में ले आए। तो सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सब्मिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, सब्मिशन का इस्तेमाल करते हैं। सब्मिशन की हमारे पास ये इस तरह की वैल्यू करते हैं। ठीक हो गया, अब देखो ये जो हमने एरियाज़ को तोड़ा था, तो एरिया कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे, आप बोलेंगे एरिया 1 से स्टार्ट लिया था ना, तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा इनिशियल एरिया था ना, इनिशियल पॉइंट था 1 तक। ठीक हो गया, इनिशियल पॉइंट था 1 तक और हम गए कहाँ तक, हम गए n तक। ठीक हो गया, हम n 1 से स्टार्ट हुआ और हम n तक चले गए, तो e की वैल्यू तो सेम आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगी डेल्टा E n। ठीक हो गया, यहाँ पर एरिया डेल्टा AN, यानी जो हमारे पास एरिया n था ना, हम यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि हमने ऊपर लिखा ना कि हम n तक गए हैं, तो n तक गए हैं तो हमारे पास जो एरिया लिखेंगे ना वो भी हम n का ही लिखेंगे। अगर हमारे पास यूँ लिखा हो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सब्मिशन I1 से स्टार्ट हो रहा है और n जो है वो 3 तक है, तो इसका मतलब ये होगा कि E डेल्टा A1, E डेल्टा A2 और E डेल्टा A3। ठीक है, यानी अगर हमारे पास n 3 तक होगा ना, तो हम इसको 3 तक ही एरिया को 3 तक लेकर जाएंगे। अगर हमारे पास एरिया n तक है तो हम उन तमाम को जब ओपन करेंगे तो हम उन तमाम को इस फॉर्म में ले जाएंगे और एरिया हम n तक लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कल ये तो मैंने इसे समझाने के लिए बताया, तो यहाँ तक हमारी इक्वेशन होगी कि हमने उसको सब्मिशन की फॉर्म में लिख दिया है। तो सबमिशन की फॉर्म में लिखने के बाद अब हम आगे की तरफ चलेंगे। आगे हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चूँकि हमारे पास बराबर है सब्मिशन E डेल्टा AN। I किसके बराबर है, इनिशियल पॉइंट 1 है, फाइनल पॉइंट क्या है n है। ठीक हो गया, तो अब एरिया देखो, छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड किया था ना स्फीयर के, तो आपको पता है कि स्फीयर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास बराबर होता है 4 पाई r² के बराबर। एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, 4 पाई r² के बराबर। तो चूँकि ये एरिया ऑफ स्फीयर था, क्योंकि बड़ा एरिया था, उस बड़े एरिया को जब छोटे छोटे एरिया में डिवाइड किया, तो जो छोटे छोटे एरिया थे वो भी तो स्फीयर के एरिया थे ना। फॉर एग्जांपल हमारा मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान को हमने छोटे छोटे सूबों में डिवाइड किया गया, तो हमारी असल पहचान तो पाकिस्तान ही है ना। तो इसी तरह हमारा जो स्फीयर है ना, हमने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, लेकिन हमारी जो असल है ये तो स्फीयर का पार्ट है ना, ये बड़ा सा स्फीयर का पार्ट है। अगर हम इस छोटे से पार्ट को ले लेंगे और इसका एरिया निकालेंगे तो वो एरिया स्फीयर का ही एरिया होगा ना, क्योंकि वो पार्ट स्फीयर का होगा। तो इसी तरह एरिया ऑफ स्फीयर का हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास किसके बराबर होता है, हाँ एरिया ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ स्फीयर जो है वो पाई r² के बराबर होता है। सब्मिशन लिखेंगे, सब्मिशन I इज इक्वल टू 1 और एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया हमारे पास बराबर आएगा 4 पाई r² के बराबर। ठीक हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक हो गया, ये हमारे पास किसके बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। तो एरिया की वैल्यू तो हमने लिख ली 4 पाई r²। ठीक हो गया, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख ली है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वैल्यू क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारे पास बराबर होती है, पीछे हमने पढ़ा था ना KQ r², और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। K की वैल्यू क्या आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट